दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बौने ग्रह की जो कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था। हम सब ने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना है या शायद हमारी स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, जो कुछ भी हमने उन किताबों में पढ़ा है, क्या वो सब कुछ सच था? एक ऐसा ग्रह जो अब कहीं खोया हुआ है सौरमंडल की उस अंधेरी दुनिया में, जहाँ रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है और जिसके कारण ही यहाँ बर्फ़ की इतनी मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं कि आप अगर वहाँ कुछ घंटों के लिए भी रुक जाओ तो ये आपकी हड्डियों को भी गला सकती है। क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसके बारे में शायद आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, पर शायद नहीं, क्योंकि यह कहानी है उस बौने ग्रह की जिसे आज हम जानते हैं प्लूटो के नाम से। दोस्तों, प्लूटो की जो खोज की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 19वीं सदी के अंत में, जब पर्सिवल लोयल नाम के एक जाने माने वैज्ञानिक टेलीस्कोप की मदद से सौरमंडल की गहराइयों का अध्ययन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में कुछ असामान्य हलचलें दिखाई दी, जिसके कारण उन्हें वहां कोई अनजाने ग्रह की मौजूदगी का आभास हुआ। उन्होंने अपने इस अनजान रहस्यमय खोज को प्लैनेट एक्स का नाम दिया और उसकी खोज में पूरी तरह लग गए। इस बौने ग्रह की जो तलाश शुरू हुई थी वह हुई थी साल 1905 में, जो लगातार 1916 तक चलती रही। लेकिन अफसोस, इसी बीच पर्सिवल लोयल की अचानक मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से प्लैनेट एक्स की अधूरी खोज को वहीं रोकना पड़ा। मगर इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब इस रहस्यमयी ग्रह की खोज के लिए 24 साल के वैज्ञानिक फ्लाइट टाम्बाक को बुलाया गया, जो कि उस समय एक युवा और होनहार खगोलशास्त्री भी थे, जिसने लोयल की मृत्यु के बाद उनकी अधूरी खोज को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया और फिर से एक बार प्लैनेट एक्स को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। वो लगातार सौरमंडल की बाहरी हिस्सों की तस्वीरें लेता और फिर घंटों तक उन तस्वीरों को खंगालता रहता। ये काम महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा और इसी तरह से सालों मेहनत करने के बाद वो पल भी आया जब टाम्बाक ने एक चलती हुई ऑब्जेक्ट को खोज निकाला। खोजा गया वह ऑब्जेक्ट कोई साधारण बिंदु नहीं था। इनफैक्ट ये वही रहस्यमयी प्लैनेट एक्स था जिसकी तलाश पहले लोयल कर रहे थे, और इस तरह से इसकी खोज हुई। प्लूटो की खोज के बाद तो जैसे चारों तरफ खुशी की लहर सी फैल गई थी। 9वें ग्रह की खोज का जश्न पूरी दुनिया ने मनाया और इस तरह से प्लैनेट की सूची में एक और नया नाम ऐड हो गया। अब एक सवाल यह भी उठता है कि इस ग्रह का नाम प्लूटो किसने रखा और क्यों रखा। जब इसकी खोज हुई तो दुनिया भर से नामों के सुझाव आने लगे। पहला नाम था मिनर्वा, जो काफ़ी लोकप्रिय था, लेकिन यह नाम पहले ही एक क्षुद्र ग्रह को दिया जा चुका था। फिर आया जेउस, पर यह नाम खगोलीय स्वभाव से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। एक के बाद एक नाम सामने आते रहे, एटलस, परसेफोन और वाल्कैन जैसे नाम, और फिर लास्ट में एक और नाम सामने आया, वो था प्लूटो। ये नाम प्लैनेट एक्स के लिए वैज्ञानिकों को बिल्कुल ठीक लगा। क्यों? क्योंकि यह नाम पहले किसी क्षुद्र ग्रह या ग्रह को नहीं दिया गया था, और उससे भी बड़ी बात यह भी थी कि इस नाम में छुपा था अंधकार और गहराई का प्रतीक, जो बिल्कुल उस दुनिया की तरह था जिसकी कल्पना हम कर सकते थे। लेकिन क्या आप यह जानना चाहेंगे कि प्लैनेट एक्स का नाम प्लूटो रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सुझाव आया था वेनेसिया बर्नी नाम की एक 11 वर्षीय ब्रिटिश लड़की के द्वारा। वेनेसिया इंग्लैंड में रहती थी और खगोलशास्त्र में गहरी रुचि रखती थी। जब वेनेसिया ने सुना कि एक नया ग्रह की खोज हुई है और उसका नाम तय नहीं हुआ है, तो उसने सोचा क्यों ना इस ग्रह के लिए कोई अच्छा सा नाम ढूंढा जाए। उसने बहुत सारे नाम ढूंढे और उन्हीं नामों में से एक था प्लूटो। उन्होंने यह नाम अपने दादा को जाकर बताया, जो कि उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के रिटायर्ड हेड भी थे। यह नाम रोमन पौराणिक कथाओं के अंडरवर्ल्ड के देवता के नाम पर था। उनके दादा फाल्नेकर को यह प्लूटो नाम काफ़ी पसंद आया। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी हेड होने का फ़ायदा यह भी हुआ कि वे वेनेसिया के खोजे गए नाम को लोयल वेधशाला के वैज्ञानिकों के सामने रख पाए। वैज्ञानिकों को भी यह प्लूटो नाम काफ़ी पसंद आया, न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से, बल्कि प्लूटो नाम का पहला 2 अक्षर PL पर्सिवल लोयल को भी सम्मान देते थे, और इस तरह से प्लैनेट एक्स का नाम प्लूटो पड़ा। आपने अभी तक यह जाना कि कैसे एक युवा और होनहार खगोलशास्त्री ने प्लैनेट एक्स की खोज की और कैसे एक 11 साल की छोटी लड़की द्वारा सुझाया गया नाम इस ग्रह के नामकरण के लिए चुना गया। अब आइए यह भी जान लेते हैं कि प्लूटो का निर्माण किस तरह से हुआ। यह बहुत समय पहले की बात है, लगभग 4.5 अरब साल पहले की, जब हमारा सूरज बनना स्टार्ट ही हुआ था। जब सूरज बना तो उसके साथ ही उसके चारों ओर गैस, धूल और बर्फ का एक बहुत बड़ा बादल भी बनने लगा।
इस बादल को वैज्ञानिकों ने सोलर नेबुला का नाम दिया और वही इस बादल में कई छोटे छोटे कण थे, जिसमें से कुछ बर्फ़ के कण तो कुछ पत्थर के। ये छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे ये टकराव और गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगा, जिससे ये कण आपस में जुड़ते चले गए। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चला। इस प्रक्रिया में बहुत सारे पिंडों का निर्माण हुआ और इसी पिंडों के समूह में से एक था हमारा प्लूटो। लेकिन ये जो घटना जिस जगह पर घट रहा था वह सूरज से बहुत दूर हो रहा था, एक ऐसी ठंडी और अंधेरी जगह में जिसे आज हम जानते हैं काइपर बेल्ट के नाम से। चूँकि प्लूटो का निर्माण ठंडी और अंधेरी जगह में हुआ था, इस कारण से उसके ज़्यादातर भागों में बर्फ़ और पत्थर ही भरे थे। उसका आकार छोटा था, इसलिए वह बाकी ग्रहों की तरह कोई बड़ा ग्रह नहीं बन सका। सूरज से बहुत दूर होने के कारण वह बहुत ठंडा भी रहा। उसने समय के साथ साथ एक गोल आकार ले लिया और अपने चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। इस तरह प्लूटो का जन्म हुआ, न तो बहुत बड़ा न तो बहुत चमकदार, लेकिन हमारे सौरमंडल का एक अनोखा सदस्य। तो अब आइए करीब से जान लेते हैं प्लूटो की बनावट और उसके वातावरण को। यह दिखने में भले ही एक छोटा पिंड है, लेकिन इसमें छिपे हैं ऐसे कई हैरान कर देने वाले रहस्य, जिन्हें जानना हर अंतरिक्ष प्रेमी के लिए ज़रूरी है। प्लूटो का व्यास लगभग 2376 किलोमीटर है, यानी ये साइज में हमारे चंद्रमा से भी बहुत छोटा है। और अगर आप इसकी तुलना पृथ्वी से करते हैं तो यह इतना छोटा है कि प्लूटो के साइज के 8 पिंड हमारी पृथ्वी के अंदर समा सकते हैं। और वही इसके तापमान की बात करें तो जहां हमारी पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहों का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वहीं प्लूटो पर सामान्य तापमान -229 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी कि यहाँ का वातावरण इतना ठंडा है जहाँ इंसान के लिए 1 सेकंड भी जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। अब जरा सोचिए, इतनी दूर इतनी ठंडी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में हमें असल जानकारी कैसे मिली होगी? इस सवाल का जवाब है नासा के ऐतिहासिक मिशन न्यू होराइजन के द्वारा। न्यू होराइजन एक अंतरिक्ष यान था जिसे नासा ने 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया था, खासतौर पर प्लूटो और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए। लगभग 9.5 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद यह यान 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नज़दीक पहुंचा था। इस फ्लाईबाई के दौरान न्यू होराइजन ने हमें प्लूटो की अब तक की सबसे साफ़ सुथरे और हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों ने हमें पहली बार दिखाया कि प्लूटो की सतह पर पहाड़, घाटियाँ और एक दिल के आकार वाला चमकीला इलाका भी है। इस मिशन की बदौलत हमें पता चला कि प्लूटो एक मृत बर्फीला ग्रह नहीं है, बल्कि उसमें आज भी आंतरिक गतिविधियां हो सकती है। न्यू होराइजन ने प्लूटो के वातावरण, तापमान, सतह की संरचना और उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, जिसने वैज्ञानिकों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्लूटो की कक्षा और स्थिति में नेपच्यून की भी एक अहम भूमिका मानी जाती है। प्लूटो और नेपच्यून के बीच एक अनोखा गुरुत्वाकर्षणीय संबंध है, जिसे वैज्ञानिक 2:3 मीन मोशन रिजोनेंस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब नेपच्यून सूर्य की 3 परिक्रमाएं पूरी करता है, तब प्लूटो 2 बार सूर्य की परिक्रमा करता है। यह गुरुत्वाकर्षणीय तालमेल इतना सटीक है कि भले ही प्लूटो की कक्षा कभी कभी नेपच्यून की कक्षा के भीतर चली जाती है, फिर भी दोनों आपस में कभी नहीं टकराते हैं। यह संबंध प्लूटो की कक्षा को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अब बारी है उस हिस्से की जो इस पूरी कहानी को दुख भरा और विवादित बनाता है, यानी प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटाना। लेकिन सवाल यह भी उठता है, अगर प्लूटो इतना खास है और इतना इंटरेस्टिंग है, तो फिर उसे ग्रह क्यों नहीं माना जाता? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 2006 में, ठीक उसी साल जब न्यू होराइजन लॉन्च हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक मीटिंग के दौरान तय किया कि किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने का अधिकार तभी मिलेगा जब वह इन 3 शर्तों का पालन करेगा। पहला, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वह गोल आकार ले सके। तीसरा, अपने कक्षा पथ के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह साफ कर सके, यानी वहाँ कोई दूसरा पिंड न हो। प्लूटो पहले 2 नियमों पर तो खरा उतरता है, लेकिन तीसरे पर नहीं। यहीं पर प्लूटो की दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि प्लूटो की कक्षा में कई ऐसे छोटे छोटे पिंड और वस्तुएं पाई गई। इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे एक नया दर्जा मिला, बौने ग्रह का। इस फैसले ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। कुछ वैज्ञानिकों ने इस निर्णय का समर्थन किया, तो कुछ ने कहा यह नाइंसाफ़ी है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक फैसला नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक झटका भी था उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने प्लूटो को बचपन से 9वें ग्रह के रूप में जाना था। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है? नहीं,
आज भी कई खगोल शास्त्री प्लूटो को फिर से ग्रह का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान में बहस और खोज हमेशा चलती रहती है और शायद एक दिन हम फिर से उसे ग्रह कह सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड की किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ लौटें तो आप उसे मिस न करें।